Assalamu alaikum grade 6. Hope so will be well everyone. Now we have to start your number 8 introduction to algebra. अलजबरा हमारे पास मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम करते क्या हैं कि कोई भी अननोन वैल्यू जब हमारे पास दी गई होगी उसको हमने फाइंड करना है। अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 kg जो है वो एप्पल आप बाय करने के लिए गए हैं और आपने टोटल ऐसे तो नहीं होता है ना कभी कभी मोस्टली कि जब 5 kg या 3 kg हम एप्पल लेने जाएं तो हम एक साथ पैसे उसको दे देते हैं। मीन कि अगर आपके 3 kg एप्पल हैं आपने उसको 500 रुपीज़ दे दिया है। फॉर एग्जांपल 3 kg आपके पास एप्पल्स आ गए हैं 3 kg। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि 3 kg जो है वो 1 kg कितने का था, तो आपने 3 kg एप्पल्स मीन के एक्स हमारे पास जो होगा उसको हमने एप्पल कंसीडर कर लिया है और एप्पल्स हमारे पास टोटल 3 kg एप्पल कितने के हमारे पास आए हैं 500 के। तो अब हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई है। ऐसे ही है ना, एक्स हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई है मीन के 3 kg एप्पल्स। या अगर आप जो है वो मैंगोज लेना चाहें तो 3 kg मैंगोज। अब जो एक्स जो आपके पास एप्पल और बनाना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 kg एप्पल या 1 kg बनाना जो है वो कितने रुपीज़ के आए हैं तो वो तो आपको नहीं पता होगा ना, वो तो नहीं पता क्योंकि आपने तो एक दफ़ा इकट्ठे जो है वो पैसे दे दिए थे। तो वो 1 kg जो है वो फाइंड करने के लिए हमें मैथ्स ने बताया है कि आप अलजबरा में हमें बताया गया है कि आपने कैसे उसको फाइंड करना है। ठीक है, डेली लाइफ में हमारे पास ये। अब इसी तरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मीन कि अगर आप एप्पल भी ले रहे हैं बनाना भी ले रहे हैं तो आप उसको एक्स, किसी को बनाना भी साथ है तो आप उसको वाई कंसीडर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। नाउ अपन पेज नंबर 119 फर्स्ट डिफाइन देखिए सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स। सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स दैट कन्वे सम मीनिंग। सेंटेंस ऑब्वियसली जब भी हम कुछ बोलते हैं हम सेंटेंसेस ही बोलते हैं ना, तो वो कोई ना कोई मीनिंग जो है वो शो कर रहे होते हैं। मैथ्स में हमारे पास क्योंकि सैम्बल्स होती हैं हम पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो राइट करने नहीं लग जाते, कुछ सैम्बल्स को यूज़ करके हम अपनी वैल्यू जो है वो राइट कर देते हैं। तो वो कोई भी मीनिंग जो है वो कन्वे अगर हमारे पास कर रही है तो हम उसको सेंटेंस जो है वो बोल लेते हैं। सेकेंड फाइल में वो क्या कह रहे हैं? अ सेंटेंस डेट इज इधर ट्रू और फॉल इज नोन एज अ स्टेटमेंट। अब वो कह रहे हैं सेंटेंस जो है वो ठीक भी हो सकता है और वो रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आपके पास मीन की जो सेंटेंस है वो बता रहा हो कि या तो ये ठीक है, मीन कि आपने सेंटेंस बोला है, आपको इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी दी गई है। जैसे यहाँ पर था द अर्थ मूव अराउंड द सन या वाई आर यू सो ग्लैड, तो इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि वो जो है वो अनहैप्पी था, वो खुश नहीं था, तो उससे पूछा गया है कि वो क्यों जो है वो अनहैप्पी है। तो जिसमें या तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो सकती है या हमारे पास फॉल्स हो सकती है। ये नहीं कि अगर आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है हमें कुछ भी इसका जो है वो नहीं पता चल रहा होता, या उसने एप्पल ख़रीदे, उसने कितने एप्पल ख़रीदे या कितने के ख़रीदे, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो पूरी नहीं है। तो कन्फर्म ही हो रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट पेज नंबर 120 में हमारे पास आ जाती है ओपन स्टेटमेंट की डिफाइन। इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली नो वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओपन स्टेटमेंट होती क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं दी जाती। ठीक है ना, हम फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जो है वो उन्होंने लाइन बताई हुई होती है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बन रही है या फॉल्स बन रही है। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी जो है वो दी हुई है कि 3 + डैश = 7। अब ये जो आपको ब्लैंक छोड़ा हुआ है बॉक्स, इसमें आप क्या राइट कर सकते हैं? अब इसमें कुछ भी राइट हो सकता है। अब आप अगर यहाँ पर 2 राइट कर देंगे तो 3 + 2 आपके पास बन के 5 बन जाएंगे, तो 5 तो 7 के इक्वल नहीं है ना, तो फिर ये आपके पास फॉल्स भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे 4 राइट कर देंगे तो वो प्लस हो के 7 बन सकता है, तो 7 7 के इक्वल है, ये ट्रू भी हो सकती है। मीन कि आपको कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम कह देते हैं ओपन स्टेटमेंट। इसी तरह अ वेरिएबल इज अ सैम्पल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू विच इज़ नॉट नोन। हमारे पास अलजबरा में जो है वो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है। अब वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? जो अननोन वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 + डैश = 7 था, यहाँ पे जो बॉक्स है ये आपके पास अननोन वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर आपको x राइट कर देती हूँ, x या y या z, तो x जो होगा ये इसका हो जाएगा वेरिएबल, जो अननोन वैल्यू होगी वो हमारे पास वेरिएबल होगी। जैसे 7 + x = 12,
4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे जो एक्स वाई या जो जी की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है जिसको हम नहीं जानते, अननोन है हमारे पास, जो हमने खुद से फाइंड करनी होती है। Now look at page number 121. A term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant. वो कहने हैं ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कि आपके पास 2 है। अगर आप देखें, अगर मैं आपसे 2 का पूछूंगी तो 2 का मीन क्या है कि 1 + 1 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 बन जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं 3 क्लास से जाके पूछूं कि बेटा 2 किसे कहते हैं तो वो आगे 5 को 2 बना के बैठे हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। 2 तो जो हमारे पास जनरल वैल्यू है वो तो 2, अगर आपकी क्लास में 2 है, सेकंड क्लास में अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ पर भी 2 ही रहेगा। लेकिन जो x था, जो मैंने एक्स वाई जी आपको वेरिएबल बताए थे, इस x की वैल्यू जैसे ही आपका क्वेश्चन चेंज होगा, जैसे आपकी क्वेश्चन की कंडीशन चेंज होगी, वैसे ही x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मीन कि जो वेरिएबल था वो चेंज होता रहता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, अगर आपके पास 1 2 3 4 आपके पास जो वैल्यू होती हैं ये फिक्स होती हैं, जो फिक्स वैल्यू आपके पास आएगी वो हमारे पास हो जाएगी कॉन्स्टेंट। जैसे आपने पेज नंबर 120 पे उन्होंने आपको 7 + x = 12। अब देखें 7 की वैल्यू तो फिक्स है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहते हैं भी 7 की प्लेस पे 5 चीज़ें आ गई हैं, मीन कि 7 मीन के आपको 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 में 1 प्लस किया तो 7 आ जाए, मीन कि ये वैल्यू 7 की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिक्स है। जब फिक्स वैल्यू आ जाए, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, मीन कि जैसे अब यहाँ पे 7 के साथ x प्लस हो रहा है, अगर 7 के साथ यहाँ पर y आ जाता तो फिर ये कांस्टेंट नहीं होना था, फिर ये कोफिशिएंट बन जाना था। मीन कि 7 के साथ अगर y आ जाता है, मीन कि 7y + x अगर आ जाता तो फिर ये y जो था ये तो वेरिएबल था हमारे पास। तो 7 अगर आपके पास वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर आ जाए तो वो हो जाता है कोफिशिएंट, और अगर सेपरेट आ जाए, 12 जो था वो सेपरेट था, तो ये हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू को हम कोफिशिएंट कहते हैं। और एक्स वाई जी अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो इसको वेरिएबल, और अगर वेरिएबल के अलावा कोई वैल्यू होगी यहाँ पर 1 2 7 8 कुछ भी, तो वो हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन देखेंगे। एनी न्यूमेरल वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 1 और मोर साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरल जो है वो हम नंबर्स को कह देते हैं। इसमें आपके पास नंबर्स में अगर जैसे एक्स वाई जी को वो कोफिशिएंट कह रहे हैं, तो जो अगर एक्स के साथ ए राइट हुआ है तो उसको आप न्यूमेरल भी पढ़ सकते हैं या उसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और वैसे भी 1 2 3 को जो है वो न्यूमेरल कह देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब नंबर्स का वेरिएबल्स का आपस में कम्बिनेशन हो जाए और उसमें हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले ऑपरेशन यूज़ हो रहे हो, तो हमारे पास बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेशन ऐड किया ना, एक्स a + b 4x + 2y - 3z, मीन कि अगर इस टाइप के आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें फंडामेंटल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ना, कि सेंटर में प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे प्लस का हो रहा है, यहाँ पर माइनस का हो रहा है। मीन कि अगर इन एक्सप्रेशन से मिलके आपके पास कोई वैल्यू जो है वो आ रही है तो वो उसको हम फंडामेंटल जो है वो ऑपरेटर से मिलकर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द नंबर और लेटर्स सेपरेट बाय ऑपरेटर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। अगर आपके पास नंबर जो है वो ऑपरेटर से जो है वो सेपरेट हो रही हो, जैसे कि ए और बी सेपरेट है ना, ए सेपरेट है बी सेपरेट है, सेंटर में प्लस का साइन है, तो ये आपके पास टर्म्स है। टर्म में कि अगर ये 1 है तो इसकी सिंगल टर्म है, ये 2 है तो इसकी डबल टर्म आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें 3 वैल्यू जो है 4x सेपरेट है, 2y सेपरेट है, 3 सेपरेट है। अब देखें यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि टीचर यहाँ पे 4 भी है x भी है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है तो वो टर्म सिंगल ही रहेगी, अगर प्लस माइनस के साथ सेपरेट हुआ होगा तो वो टर्म जो है वो सेपरेट जो है वो कंसीडर होगी। जैसे यहाँ पे 4x इसको सेपरेट कंसीडर करेंगे, 2y को सेपरेट कंसीडर करेंगे और 3z को सेपरेट। अब 1 2 3 टर्म्स हमारे पास हो गई। यहाँ पर a है तो a सेपरेट और b c सेपरेट, 1 2। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई वाले को नहीं आपने देखना है कि टीचर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब ये भी टर्म्स हो गए कि आप कहें कि 1 2 3 4 5 6 बन गए, ऐसे नहीं। प्लस और माइनस के साथ अगर वो सेपरेट हो रही होंगी देन आपने उसको टर्म्स को कंसीडर करना है।
द सिंबल और नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी जो है वेरिएबल से पहले, जैसे x हमारे पास वेरिएबल था ना, y वेरिएबल था, x वेरिएबल से पहले वाला जो नंबर आपके पास होगा 4 या 2 या 3, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना, मीन कि जो वेरिएबल से पहले वाला जो नंबर आपके पास आएगा साथ उसके जुड़ा हुआ होगा मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है 2xy, तो xy आपके पास जो है वो वेरिएबल है और 2 आपके पास जो है वो कोफिशिएंट है। -7 ABC में ABC जो है वो आपके पास कोफिशिएंट है और ABC आपके पास वेरिएबल है और -7 जो है वो उनका कोफिशिएंट है। नाउ अपन पेज नंबर 122, इसमें आपके पास 2 टाइप के टर्म्स आ जाते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। इफ़ 2 टर्म डिफर ओनली इन देयर न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट और डू नॉट डिफर एट ऑल दे आर लाइक टर्म्स। अगर वो कह रहे हैं कि कोई भी टर्म मीन के उसके जस्ट कोफिशिएंट चेंज हो रहे हों, ठीक है ना, जस्ट कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे 2a है 5a है। अब जो a ये तो सेम आ रहा है, 2 और 5 चेंज हो रहा है ना, जस्ट उसका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। अगर जस्ट उसका कोफिशिएंट चेंज होगा तो हम ऐसी टर्म्स को कहेंगे लाइक टर्म्स। लेकिन अगर उसका कोफिशिएंट डिफरेंट हो, बेशक 2 जो है वो सेम हो जाए लेकिन उसका कोफिशिएंट ही डिफरेंट आ जाए, तो वो आपके पास अनलाइक टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2a और xy को अगर हम कंसीडर करें तो, या 3xy को कंसीडर करें, अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ही आपका चेंज जो है वो आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे xy हो रहा है, मतलब डिफरेंट आ गया है, तो इसको हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। अगर आपके कोफिशिएंट सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। वेरिएबल सेम है तो उसको हम कहेंगे लाइक टर्म्स, और अगर आपके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो फिर उसको हमारे पास आ जाएगा अनलाइक टर्म्स। कोफिशिएंट का कुछ नहीं हो तो कोफिशिएंट आपके पास 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोफिशिएंट कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आपको जो वेरिएबल हैं वो आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो है वो टर्म्स जो है वो अनलाइक कंसिडर होंगी। इन डिफाइंस को आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 8A और जो नंबर 8 जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। आपको जब तक वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट का नहीं पता चलेगा तब तक आपकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं होगी। अच्छे से लर्न करना है, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। ओके।